हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो अब तक बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के कई वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। तो आई होप अभी आपको केमिस्ट्री पढ़ने में बड़ा मज़ा आ रहा होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो देखिए, जिस तरीके से किसी भी लैंग्वेज सब्जेक्ट में, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, सेंटेंस फॉर्मेशन के कुछ रूल्स होते हैं और कोई भी सेंटेंस वैलिड तब माना जाता है जब वो उस लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन के, उनको फॉलो करता है। इसी तरह से हमारे केमिस्ट्री सब्जेक्ट में एलिमेंट्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से कंपाउंड्स बनते हैं। तो इस केमिकल चेंज के लिए एक केमिकल रिएक्शन लिखी जाती है। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन वैलिड है या नहीं, उसको जज कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए कुछ लॉज होते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो आज हम उन्हीं को स्टडी करने वाले हैं और ये हमने यहाँ पे ये सारे लॉज लिख दिए हैं। तो ये लॉज कब दिए गए थे? जब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो सोचिए कितने बुद्धिजीवी हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये लॉज प्लान किए थे। तो पहला हम पढ़ते लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको साइंटिस्ट हुए हमारे फ्रेंच साइंटिस्ट एंटोनी लेवोइजियर। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है। तो इन्होंने ये लॉ दिया था। तो उन्होंने क्या किया, कुछ कंबशन रिएक्शन के एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंडक्ट किए, स्पेशली फॉस्फोरस और मर्क्यूरी के। तो कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को प्लेंटी ऑफ एयर के प्रेजेंस में हीट किया जाता है और एयर की ऑक्सीजन उसमें कंज्यूम होती है। तो उन्होंने ये देखा कि द मास गेन्ड बाई द फॉस्फोरस ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट वॉज एग्जैक्टली इक्वल टू द मास लॉस्ट बाई द एयर। तो फिर उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एक लॉ दिया और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि मैटर कैन नीदर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। मैटर को आप ना तो जनरेट कर सकते ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते। और दूसरा स्टेटमेंट, इसी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इन अ केमिकल रिएक्शन सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये सबसे आसान लॉ है और 9th क्लास में भी आप इसको पढ़ चुके हैं। लेकिन इसे यूज़ कहाँ किया जाता है? तो इसे यूज़ किया जाता है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में। ठीक है, तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो आई होप वो वीडियो आप सबने देखा होगा। लेकिन इसका एक क्वेश्चन हम ज़रूर करेंगे। सो स्विच टू द न्यूमेरिकल्स। So the question is 3 moles of sodium bicarbonate and sodium carbonate is strongly heated at 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये 3 मोल्स में हमें ये नहीं पता कि कितने मोल्स सोडियम बाइकार्बोनेट के हैं और कितने मोल सोडियम कार्बोनेट के हैं, मतलब 3 मोल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता करना है। When 1 मोल ऑफ CO2 इज ऑब्टेन्ड, और जब इस मिक्सचर को हम हीट करते हैं तो हमें सिर्फ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। पूछा क्या गया है, व्हाट इज द वेट ऑफ रेजिड्यू, what is the molar percentage of sodium bicarbonate and Na2CO3 in the mixture। मतलब मिक्सचर का मोलार परसेंटेज भी हमें निकालना है, मतलब कितने परसेंट मोल सोडियम बाइकार्बोनेट के और कितने परसेंट मोल सोडियम कार्बोनेट के लिए। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि जैसे एल्कली मेटल के जो कार्बोनेट्स होते हैं उनमें सिर्फ लिथियम कार्बोनेट ही डिकम्पोज होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। बाकी के सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रूडियम के जो कार्बोनेट्स होते हैं ये हीटिंग पे डिकम्पोज नहीं होते और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व नहीं करते हैं। और एक आपको ये इक्वेशन पता होना चाहिए कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 मोल्स हीट होते हैं तो 1 मोल सोडियम कार्बोनेट, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 1 मोल H2O हमें मिलता है। तो हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। मतलब ये 3 मोल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता चल गया, 2 + 1। 2 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट के होते हैं और 1 मोल सोडियम कार्बोनेट के होते हैं। क्लू कहाँ से मिला? 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से हमें क्लू मिला। तो इसका मतलब कि 3 मोल्स में से 2 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब ये है कि 66% क्या है आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल्स और 33% है सोडियम कार्बोनेट के मोल्स। तो क्वेश्चन का 1 पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरे पार्ट में ये पूछा गया कि रेजिड्यू का मास कितना होगा। तो जब रेजिड्यू का मास हम निकालते हैं ना बच्चों, तो गैसेस का मास उसमें काउंट नहीं होता है, क्योंकि गैसेस क्या होती है, रेजिड्यू को छोड़ के निकल जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए
2 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट से हमें 1 मोल सोडियम कार्बोनेट मिल रहा है और इस सोडियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो ही नहीं रहा है। तो अल्टीमेटली रिएक्शन में क्या हो रहा है, अल्टीमेटली ये हो रहा है कि हमें 2 मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट मिल रहे हैं एज रेजिड्यू। ठीक है, अब मोल्स पता है तो मास निकाल लेते हैं। मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट विल बी मोल्स इनटू मोलर मास। अब सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होता है, अप्रोक्सीमेट होता है 106 ग्राम, सो इट विल बी 112 ग्राम। तो रेजिड्यू कितना होगा, लगभग 112 ग्राम। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को भी अपनी नॉलेज से बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, इस लॉ की बात हो गई, अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन की। ओके, सो दिस इज द लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। इसको हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। इट वॉज गिवन बाय द फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट इन 1799। मतलब हम 18th सेंचुरी की बात करें, केमिस्ट्री की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम। ये लॉज तब दिए गए थे जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो बात कर लेते कि ये लॉ क्या है। ये थोड़ा सा परेशान करता है बच्चों को, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जब हमें इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बारे में पता नहीं था तो मास के बारे में ही, कंपाउंड के मास के बारे में ही स्टडी की जाती थी मेनली। तो क्या किया, प्राउस्ट साहब ने क्यूप्रिक कार्बोनेट का एक सैंपल लिया। एक तो उन्होंने नेचुरल सैंपल लिया प्योर और दूसरा लिया आर्टिफिशियल। तो उन्होंने देखा कि उसमें जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट एलिमेंट है उनका परसेंटेज बाई मास जो रेशो था वो फिक्स था। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इस लॉ के 2 स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आपको बड़े हेल्प करेंगे। तो इसको लॉ को समझिए। डिफरेंट सैंपल्स ऑफ अ प्योर केमिकल सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाई मास। तो डिफरेंट सैंपल की मतलब समझिए कि मेरे पास वाटर का प्योर सैंपल है, ठीक है, एक मैंने लेबोरेटरी में बनाया है, एक हम बाजार से लाए हैं, है ना, एक हमारे पास कोई डिस्टिल वाटर है। तो सोर्स कोई भी हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा कंपाउंड सेम है और वो प्योर है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, अब डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास का मतलब क्या है। मैंने वाटर का 9 ग्राम लिया, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास मैंने देखा, हाइड्रोजन का मास था 1 ग्राम और ऑक्सीजन का मास था 8 ग्राम, ठीक है। अब मैंने अगली बार 18 ग्राम वाटर लिया, तो इसमें हाइड्रोजन का मास था 2 ग्राम और ऑक्सीजन का मास था 16 ग्राम। तो ये भी रेशो कितना हुआ, 1:8। मतलब मास रेशो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फिक्स है। हाँ जी, बिल्कुल फिक्स है। अब अगली बार मैंने क्या किया, 100 ग्राम वाटर लिया, ठीक है। तो मैंने देखा इसमें 11.11 ग्राम था कितना, हाइड्रोजन, और 88.89 ग्राम था ऑक्सीजन। 100 ग्राम वाटर के सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास में कुछ इस तरीके से था। फिर मैंने इसका सिंपल रेशो निकाला, तो इसको 11.11 से डिवाइड कीजिए तो ये आएगा 1:8। तो मतलब वाटर का चाहे आप 1000 ग्राम ले लीजिए, चाहे 500 ग्राम ले लीजिए, उसको बनाने वाले जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका मास रेशो हमेशा फिक्स रहेगा। इसलिए यहाँ पे ये जो डेफिनेट कंपोजिशन जो टर्म है ना वो यूज़ की गई है, डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास। और कंपाउंड के बारे में अगर आपको और थोड़ा डिटेल में समझना है तो आप हमारा वीडियो एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर पार्ट 1 जरूर देखिए। वहाँ पे भी हमने ये डिस्कस किया है कि कंपाउंड का कंपोजिशन फिक्स क्यों होता है। तो अब ये हमें लॉ समझ में आ गया, अब हम इसका न्यूमेरिकल कर। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है कि ये क्वेश्चन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को प्रूव करता है। तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड के 2 सैंपल लिए गए हैं, एक का मास है 2.4 ग्राम और दूसरे का मास है 2.9 ग्राम। जब इनका हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिडक्शन कराया जाता है तो 2.4 ग्राम से हमें 1.68 ग्राम आयरन मिलता है और यहाँ पे 2.9 ग्राम से 2.03 ग्राम आयरन मिलता है। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बने हमें उससे मतलब नहीं है। इस आयरन ऑक्साइड में आयरन और ऑक्सीजन का मास रेशो क्या है, इस पे हमें हमारा फोकस होना चाहिए। अब इस आयरन ऑक्साइड के रिडक्शन से अगर हमें 1.68 ग्राम आयरन मिल रहा है तो हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यूज़ करते हुए इस आयरन ऑक्साइड में ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो तरीका बड़ा आसान है, 2.4 ग्राम आयरन ऑक्साइड में से 1.68 ग्राम आयरन को माइनस कर दीजिए। भाई ये आयरन आया कहाँ से, इधर से ही तो आया है, तो बाकी का जो बचा है वो क्या है, ऑक्सीजन है। तो 2.4 ग्राम को माइनस किया तो ये आता है 0.72 ग्राम। तो अब हमारे पास आयरन और ऑक्सीजन दोनों के मास का रेशो आ चुका है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मास रेशो ऑफ, यहाँ पे हम ऑक्सीजन लिख देते हैं, यहाँ पे आयरन लिख देते हैं। ऑक्सीजन का है 0.72 ग्राम और आयरन का है 1.68 ग्राम। अब सिंपल मास रेशो निकाल लेते हैं। 0.72 को 0.72 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 1.68 को डिवाइड करते हैं 0.72 से, तो इसकी वैल्यू आती है 1:2.33। मतलब आयरन ऑक्साइड में अगर 1 ग्राम ऑक्सीजन होगा तो उसके साथ हमेशा 2.33 ग्राम आयरन प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये तो इस सैंपल से हमने निकाला जिसका मास है 2.4 ग्राम। अब यहाँ पे इसी आयरन ऑक्साइड का 2.9 ग्राम हमने लिया है। तो इस लॉ में हमने यही तो पढ़ा था कि मास कितना भी हो कंपाउंड का, उसमें उसको बनाने वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है उनका मास रेशो हमेशा फिक्स रहेगा, डेफिनेट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस केस में भी निकाल लेते हैं हम। तो इस आयरन ऑक्साइड में मास रेशो ऑफ ऑक्सीजन एंड आयरन विल बी 0.87 ग्राम इज टू 2.03 ग्राम। सिंप्लीफाई कर देते हैं रेशो को, और इसकी वैल्यू भी आती है 1:2.33। तो देखिए दोनों वैल्यू सेम है। सैंपल का मास यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, लेकिन फिर भी मास रेशो सेम है। Hence the law of definite proportion by mass is proved. So in this question, mass ratio of elements are given and the molecular formula has been asked. तो कैसे निकालेंगे हम? तो हमें मास रेशो गिवन है, तो हाइड्रोजन, ये ए वाला पार्ट है, इसका मास कितना है 1 ग्राम, और हाइड्रोजन का मास कितना है, ऑक्सीजन का मास है 16 ग्राम। तो मोल्स निकाल लेते हैं हम इनके, मास डिवाइडेड बाई मोलार मास। तो मोल्स का रेशो क्या आया 1/1, मतलब HO, लेकिन HO जैसा तो कोई कंपाउंड होता नहीं है, H2O2 होता है, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ पे इनका मास रेशो भी क्या है 1/16। देखिए कैसे होता है 2/32, सो दैट इज 1/16 मास रेशो यहाँ पे होता है। ठीक है, क्वेश्चन बी का पार्ट है सल्फर और ऑक्सीजन, इनका मास रेशो है 1/1। अब देखो सल्फर का मोलर मास कितना होता है, यहाँ पे हम इनके मोल्स निकाल लेते हैं, ये इनका मास गिवन है, मास रेशो। सो 1/32 और ऑक्सीजन का होता है 16। अब देखो सिंपल रेशो निकाल लेते हैं, 1/32 इंटू 32, 1/16 इंटू 32। सो दैट इज सल्फर का 1 और ऑक्सीजन का 2। तो हमारा यहाँ पे कंपाउंड क्या हो गया SO2। अब थर्ड केस की बात कर लेते हैं। थर्ड केस में क्या है, सल्फर और ऑक्सीजन, इनका जो मास रेशो है दैट इज 1:1.5 को हम 3/2 लिख देते हैं। मोल्स निकाल लेते हैं 1/32 और यहाँ पे 3/2 इंटू 16, सो दैट इज 1/32 इज टू 3/32। तो ये रेशो आएगा 1/3। सो फॉर्मूला इज SO3। तो मतलब अगर हमें एलिमेंट्स का मास रेशो गिवन है तो हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब थर्ड लॉ की बात कर लेते हैं। सो दिस इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड इट वाज गिवन बाय डाल्टन सर इन 1808 में। तो बहुत पुराना कानून है। चलिए पढ़ लेते हैं क्या है इसमें। इन्होंने ये कहा कि अगर कोई दो एलिमेंट हैं और वो मिलके अगर एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बहुत सारे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनाते हैं, तो इनमें से अगर किसी एक एलिमेंट का मास आप फिक्स कर दें तो दूसरे एलिमेंट का जो मास रेशो होगा वो सिंपल होल नंबर होगा, लेकिन ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो कर देते हैं।
यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर मान लीजिए पहले वाटर बनाया है, तो वाटर में हम देखते हैं जब हम वाटर का 18 ग्राम लिखते हैं तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है 2 ग्राम और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम। तो मास रेशो क्या हो गया 1:8। वहीं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें तो यहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन का होगा और 32 ग्राम किसका होगा ऑक्सीजन का होगा। अब यहाँ पे हमने हाइड्रोजन का मास फिक्स कर दिया दैट इज 2 ग्राम। तो वही तो लॉ में कहा गया है when two element A and B combine to form more than one compounds, the mass of one element that combine with the fixed mass of the other element। तो ये देखिए फिक्स्ड मास किसका है हाइड्रोजन का, दूसरा एलिमेंट कौन सा है ऑक्सीजन का। तो इनका जो आपस में जो रेशो होगा दैट विल बी अ सिंपल स्मॉल होल नंबर। तो यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया। सो द मास ऑफ ऑक्सीजन combining with fixed mass of hydrogen is in small whole number ratio। कैसे देखिए हाइड्रोजन के 2 ग्राम से ऑक्सीजन यहाँ पे कितना कर रहा है 16 ग्राम और दूसरे केस में 32 ग्राम। तो इनका रेशो क्या है 1:2। सिंपल। इसी तरीके से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में हम प्रूव कर देते हैं। अगर नाइट्रोजन का हम 28 ग्राम लेते हैं तो ऑक्सीजन का यहाँ कितना होगा 16 ग्राम। यहाँ पे अगर हम 28 ग्राम लेते हैं तो ऑक्सीजन का 32 ग्राम। यहाँ पे 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ 48 ग्राम ऑक्सीजन होगा। यहाँ पे 28 के साथ 64 और यहाँ पे तो ये 80। अब देखिए नाइट्रोजन का मास फिक्स हो गया तो दूसरा एलिमेंट क्या है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का रेशो क्या है 1:2:3:4:5। तो यही तो ये लॉ कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, अब इसका एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन इंफॉर्मेशन गिवन इज दैट कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉम्बाइन एंड फॉर्म्स 3 कंपाउंड दैट इज A, B एंड C। और इस A, B और C में हाइड्रोजन का परसेंटेज हमें गिवन है। तो देखो बच्चों जब परसेंटेज गिवन होता है इसका मतलब क्या है कि कंपाउंड का हमने 100 ग्राम अज्यूम किया है और उसमें अगर हाइड्रोजन का परसेंट गिवन है इसका मतलब है कि 100 ग्राम में 25 ग्राम हाइड्रोजन है, B कंपाउंड में 14.3 ग्राम हाइड्रोजन है और C कंपाउंड में 7.7 ग्राम हाइड्रोजन है। अब कंपाउंड किससे मिलके बना है कार्बन और हाइड्रोजन से। तो 100 में से 25 माइनस कर दीजिए, कार्बन का आपको मास मिल जाएगा। तो इस तरीके से कंपाउंड A, B और C का हमें हाइड्रोजन और कार्बन का मास मिल गया है। अब हमें ये पता लगाना है कि इस क्वेश्चन में कौन सा लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है। तो देख लेते हैं। अगर हम A की बात करें कंपाउंड की तो 25 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज कॉम्बाइनिंग विद 75 ग्राम ऑफ कार्बन। तो इसका मतलब है 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने से कॉम्बाइन कर रहा है कार्बन से 75 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 3 ग्राम कार्बन। मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन 3 ग्राम कार्बन से कॉम्बाइन कर रहा है। बी केस में हम देखते हैं 14.3 ग्राम हाइड्रोजन इज कॉम्बाइनिंग विद 85.7 ग्राम कार्बन। So the 1 gram hydrogen is combining with 85.7 divided by 14.3। तो ये आएगा 6 ग्राम ऑफ कार्बन। और C के केस में क्या है 7.7 ग्राम हाइड्रोजन इज कॉम्बाइनिंग विद 92.8 ग्राम कार्बन। सो द 1 ग्राम हाइड्रोजन इज कॉम्बाइनिंग विद 92.8 डिवाइडेड बाई 7.7 और ये आता है 12 ग्राम कार्बन। अब देखिए यहाँ पे हमने हाइड्रोजन का मास फिक्स कर दिया है 1 ग्राम। तो अगर हाइड्रोजन का मास हम 1 ग्राम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं A, B और C के केस में, तो जो कार्बन का हमें मास कितना मिलता है यहाँ पे 3 ग्राम कार्बन मिलता है, यहाँ पे 6 ग्राम और यहाँ पे 12 ग्राम। तो समझ में आ गया, जब आप एक एलिमेंट का मास फिक्स कर देते हैं और दूसरे एलिमेंट का मास अगर
सिंपल होल नंबर रेशो में हो, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा लॉ यूज हो रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, जो कि किसने दिया था, सर जॉन डाल्टन ने। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने 3 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े हैं। अगले वीडियो में हम बाकी के बचे हुए लॉज स्टडी करेंगे। सो कीप वॉचिंग MSK केमिस्ट्री एंड थैंक यू।